हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि आपके 3 मार्च से लेकर कब तक रहेंगे अपने पास 9 मार्च तक ये हम करंट अफेयर करना शुरू करेंगे। ठीक है, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे हमें आके बताते हैं यहाँ पे कि जो भी करंट अफेयर हमारे द्वारा आपको दिए जाते हैं, ठीक है, उसमें से बहुत सारे करंट अफेयर, ठीक है, वो पेपर में एज इट इज आ जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, पहला करंट अफेयर जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, आपने इन्हें देखा ही है, ठीक है, इनका नाम है अनंत अंबानी, आपको पता ही है इनके बारे में। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे रील्स, पूरा खानदान है ना, प्री वेडिंग चल रहा था, तो आप सब इनको जानते हैं। प्लस अगर आप लोग इनको फॉलो कर रहे थे या फिर अगर आप इनको देख रहे थे, इंस्टा चला रहे थे, तो वहाँ पे ऐसी भी बहुत सारी रील्स आ रही थी जब ये पर्सन जो है वो क्या कर रहे थे, जो हाथियों की मदद कर रहे थे, मतलब उनको रेस्क्यू करना, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर देखी होंगी। तो बस उसी से रिलेटेड हमारे पास ये न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है अनंत अंबानी जो कि डायरेक्टर ऑन द बोर्ड्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज है, हम सबको पता है, रिलायंस जियो सबको पता है ना। कहता है एंड रिलायंस फाउंडेशन हैज लॉन्च एन अम्ब्रेला इनिशिएटिव कॉल्ड वनतारा। क्या नाम है इसका यहाँ पे? वनतारा। तो सीधे पेपर में क्वेश्चन बन गया कि वनतारा इज एसोसिएटेड विद, तो आप सीधे लिख लेंगे वहां पे कि किसके साथ एसोसिएटेड है ये है किसके साथ? जानवरों के साथ है। अभी हम समझते हैं इसको, ठीक है। आगे कहता है वनतारा मतलब हो गया स्टार ऑफ द फॉरेस्ट। अब वन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉरेस्ट, और तारा मतलब क्या हो गया? स्टार। तो स्टार ऑफ द फॉरेस्ट प्रोग्राम to rescue, treat, care for and rehabilitate injured, abused and threatened animals in India and abroad। अब यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी हमारे पास, अब्रॉड के भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें मतलब कि इन्होंने ये जो फाउंडेशन जो मतलब इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके अंदर क्या किया जाएगा कि जो जानवरों को रेस्क्यू करना है, उनको ट्रीट करना है, उनको केयर करना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है, जो कि क्या हो चुके हैं बच्चे, जो इंजर्ड हुए हों कभी, जिनको एब्यूज किया गया हो, थ्रेटेंड एनिमल इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अभी का, किस कंपनी ने चलाया, तो आप क्या टिक करेंगे वहां पे? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या फिर रिलायंस फाउंडेशन भी आप इसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। और उनके कौन से बेटे, मतलब बेटे का नाम क्या है? तो अनंत अंबानी आप याद रखेंगे। देखिए अगला कहता है द इनिशिएटिव इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड इट्स एम टू कंस्ट्रक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर स्पेनिंग अबाउट 3000 एकर्स विद द ग्रीन बेल्ट ऑफ रिलायंस जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। तो कहाँ पर होगा ये बच्चे, कहाँ से लिया गया ये इनिशिएटिव? सबसे पहले तो आपको याद रखना है गुजरात से। आई थिंक आपको पहली न्यूज़ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन पता चल गई होगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पेपर में एज इट इज क्वेश्चन बना सकता है आपके पास, तो आप देख लेंगे कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा गुजरात पे और गुजरात के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए जब भी हम गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात की स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। अब हमसे पूछा जाए कि ये जो गुजरात है ये किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान के साथ प्लस मध्य प्रदेश के साथ। क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके अलावा महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। प्लस आपको याद रखना है यहाँ पे कि कुछ यूटी के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, और उन यूटी का नाम क्या है? दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो स्टेट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। प्लस ये यूटी में भी बॉर्डर शेयर करता है, किस किस के साथ? तो आपको क्लियर रखना है, यूटी में बॉर्डर शेयर करता है दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव के साथ। उसके अलावा और एक फैक्चुअल देख सकते हैं कि अगर हमसे पूछे यहाँ पे कि लार्जेस्ट सिटी कौन सी है गुजरात की, तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा आपके पास मैनचेस्टर। क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे? सॉरी, लार्जेस्ट सिटी अगर आपसे पूछेगा तो आप टिक करेंगे वहां पे अहमदाबाद। और अगर आप सबको पता हो तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया। उसके अलावा
अगर हम इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से जोड़ें तो आप सबको पता है कि सूरत स्प्लिट हुआ था, और सूरत स्प्लिट कब हुआ था? 1907 में, जिसमें ऑफिशियल तरीके से कांग्रेस दो भागों में टूट गई थी। एक बन गया था नरम दल और एक बन गया था यहाँ पे गरम दल। तो ये भी आपको क्लियर रखना है। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछती हूँ, गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को। दूसरा क्वेश्चन, किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र प्लस यूनियन टेरिटरीज के साथ भी क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। प्लस एक और आप याद रखेंगे कि एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर कर रहा है, किसके साथ? तो वो आपको क्लियर रखना है, पाकिस्तान के साथ। दूसरी बात, अगर हम गुजरात की बात करें तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन, ये सब आपको पता होगा, ठीक है, कोस्ट लाइन आप सबने पढ़ी होगी। सबसे लंबी कोस्टल लाइन किस राज्य की है? तब भी आप क्या टिक करके आएंगे? गुजरात ही आप इसका आंसर टिक कर आएंगे, ठीक है। और गुजरात में एक सिटी आती है जिसका नाम आता है सूरत। सूरत स्प्लिट हुआ था कांग्रेस के अंदर, और इस स्प्लिट में कांग्रेस दो भागों में ऑफिशियली क्या कर गई थी? टूट गई थी, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा जब भी कुछ फैक्चुअल जब भी आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आपको ये वाला पॉइंट क्लियर रखना होता है। सूरत की एक तो चीज़ें में और देख लेते हैं। सूरत कौन सी नदी के किनारे है? तो आपको क्लियर रखना है, ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी वाली सिटी यहाँ पे? सूरत। और सूरत को ही क्या कहा जाता है? सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वंतारा क्या है? तो वंतारा एक तरीके से इनिशिएटिव है जिसमें जो भी जानवरों को क्या करना है, यहाँ पे उनको रेस्क्यू किया जाएगा, जो इंजर्ड हो चुके हैं, एब्यूज्ड हैं या थ्रेटेंड एनिमल्स हैं, उनको इंडिया से और अब्रॉड से क्या करना है? यहाँ पे रेस्क्यू करना है। ये पहला इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लिया गया है, याद रखना है आपको। और कहाँ से शुरू होगा? तो आप याद रखेंगे, जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर ही बेटा? ये गुजरात में। और गुजरात इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन शेयर करता है, ठीक है। चलिए, और गुजरात की राजधानी आप सबको पता है, कौन सी राजधानी है अपने पास? गांधीनगर, ठीक है। तो आपको क्लियर रखना है ये वाला, गुजरात की राजधानी आती है गांधीनगर, ठीक है। चलिए, तो पहला करंट अफेयर आपके पास यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है प्रो कबड्डी लीग सेशन कब हुआ? यहाँ पे सेशन नंबर 10 हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कहता है पुनेरी पल्तान वन द प्रो कबड्डी लीग सेशन 10। अब इन्होंने किसे हराया है? तो हरियाणा स्टीलर्स को इन द फाइनल्स, जो कि कहाँ पर हुआ है? बाला योगी स्टेडियम इन गाची बाउली, और ये कहाँ पर आता है? हैदराबाद। और अब हैदराबाद किसकी कैपिटल के तौर पर आता है? तो तेलंगाना के। तो तेलंगाना में ये हुआ है। कहता है इट मार्क्स पुनेरीज पल्टन्स फर्स्ट एवर PKL, मतलब यहाँ पे प्रो कबड्डी लीग टाइटल विन सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन इन 2014। उसके बाद है PKL 10 फीचर्ड 12 टीम्स। कितनी टीम्स थी यहाँ पे? तो 12। अब आते हैं हम थोड़ा सा तेलंगाना के बारे में सीख लेते हैं, और तेलंगाना से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। पहला, तेलंगाना की स्थापना कब की गई थी? तो क्या लिखेंगे आप वहाँ पे? 2 जून 2014 को। प्लस आपको क्लियर रखना है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा स्टेट यंगेस्ट स्टेट है, तो आपको क्लियर रखना है वो यंगेस्ट स्टेट भी आप इसी को टिक करेंगे। बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? तो याद करिए, आंध्र प्रदेश से ही तो निकला है, तो एक आपको आंध्र प्रदेश हमेशा याद रखना है। आंध्र प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा आपके पास कर्नाटका, छत्तीसगढ़ के साथ आप क्या लिख लेंगे? कर्नाटका, और प्लस आ जाएगा आपके पास यहाँ पे महाराष्ट्र, ठीक है। तो किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये? तो आप याद रखेंगे किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है? आंध्र प्रदेश, उसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटका और महाराष्ट्र। किसी भी प्रकार का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि तेलंगाना इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये पढ़ा होगा बच्चे आपने प्लेट्यूज के बारे में। तो आपको याद रखना है कि किसका पार्ट आता है? ये डेक्कन प्लेट्यू का, जिसे हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। तो किसका पार्ट आता है आपके पास यहाँ पे ये? तो आप याद रखेंगे डेक्कन प्लेट्यू का। उसके अलावा एक आपने नाम और पढ़ा यहाँ पे, हैदराबाद। हैदराबाद को ही साइबराबाद भी कहते हैं, ठीक है, या साइबरबाद भी कहा जाता है। साइबर मतलब IT की फील्ड में, इन सब चीज़ों में डेवलप, तो इसे साइबरबाद भी कहा जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, हैदराबाद के साथ एक और सिटी आती है जिसका नाम है सिकंदराबाद। क्या नाम आता है यहाँ पे? सिकंदराबाद। तो यहाँ पे के पेपर में आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कंसीडर्ड एज ट्विन सिटी। तो ट्विन सिटी में आप क्या टिक करेंगे? हैदराबाद
प्लस क्या टिक करेंगे आप यहाँ पे सिकंदराबाद, क्या टिक करेंगे आप हैदराबाद प्लस यहाँ पे सिकंदराबाद। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा अगर हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे, तो वो ये बन जाते हैं आपके पास कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, उसमें से एक आप लिख सकते हैं, रुको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। एक आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा कासू ब्रह्मानंद, सुना होगा आपने इसके बारे में शायद। तो एक आ गया आपके पास कासू ब्रह्मानंद नेशनल पार्क, आगे आप जोड़ते चलेंगे नेशनल पार्क को। तो मैंने पहला कौन सा बताया आपको, यहाँ पे कासू ब्रह्मानंद आ गया, रेड्डी मतलब इसका पूरा नाम है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, बस आप कासू करके याद रखो। तो कासू वाला कहाँ पर आ जाएगा, तेलंगाना में नेशनल पार्क। उसके अलावा एक आ जाएगा आपके पास महावीर करके, ठीक है, तो महावीर वाला भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, तो महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। तो कासू महावीर, कासू महावीर। उसके बाद आ जाएगा आपके पास हरीना, वंशथली, और भी बहुत सारे हैं, पर अगर आपको ये भी याद रहे क्योंकि महावीरा से पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये दो तीन चीज़ें आप देख लेंगे तो कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए, उसके अलावा अगर आपको पता हो तो तेलंगाना में एक बिल्डिंग भी आती है जिसका नाम है चार मीनार, क्या नाम आता है इसका, चार मीनार। अब आप मुझे बताएंगे कि चार मीनार वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, ठीक है, तो चार मीनार किसने बनाया था और कब बना था, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रो कबड्डी लीग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन जीते हैं, तो उनका नाम क्या है, पुनेरी पल्तान, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला आता है इनिशिएटिव टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब देखिए बच्चा, वुमेन्स को लेकर, वुमेन्स सशक्तिकरण, अगर आपको पता हो तो अभी हमने रिसेंटली क्या मनाया था थोड़े दिनों पहले, अगर आपको याद हो तो वुमेन्स डे भी अभी, हाँ, इसी करंट अफेयर में हम इसके बारे में भी बात करेंगे, वुमेन्स डे के बारे में भी, ठीक है। तो ये भी चलो देख लेते हैं, साथ साथ ही क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इससे वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, कहते हैं यूनियन मिनिस्टर नारायण राणे, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, लॉन्च 3 न्यू इनिशिएटिव्स टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो औरतों का कह सकते हैं आपकी, जैसे शार्क टैंक में आपने देखा ना, वो लेडीज़ का मतलब जज जो देखी आपने, तो उस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ानी है इनकी यहाँ पे इन इंडिया ड्यूरिंग द 9th एनुअल शक्ति इंटरनेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर समिट। और ये कहाँ पर हुई है बेटा, तो आपको याद रखना है, नई दिल्ली में। द 3 न्यू इनिशिएटिव्स आर पंजीकरण से प्रगति, प्रगति पहला आ गया, उन्नति उद्यमिता से प्रगति तक, उसके बाद है मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आ गए 3 आपके पास। कहता है पंजीकरण से प्रगति, इट एनकरेज वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नेशन वाइड टू रजिस्टर अंडर उद्यम एंड अनलॉक वास्ट अपॉर्चुनिटीज। तो एक औरत को अगर इस तरीके से कोई पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे, या फिर इस तरीके से कुछ भी बिजनेस का कोई आइडिया कुछ भी इस तरीके से चाहिए, तो आप कहाँ से देख सकते हैं, पहला पंजीकरण से प्रगति, ठीक है। तो आपने अपने आप को रजिस्टर कराया, पंजीकरण का मतलब क्या होता है, रजिस्टर कराना, रजिस्टर से प्रगति तक आप यहाँ पे सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। अब उन्नति उद्यमति से प्रगति तक, ये एक जॉइंट प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का। अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें औरतों के जो एक लेवल है, मतलब कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उन्हें सपोर्ट करने की बात यहाँ पे की गई है। और मेंटरशिप प्लेटफॉर्म क्या हो गया, कि इनिशिएटिव हो गया फॉस्टरिंग मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में ही आ रहा है बच्चे कि वुमेन्स के मतलब वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो इस फील्ड में ज़्यादा बढ़ सके, आगे जा सके, तो उसके लिए यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। चलिए, और मिनिस्टर कौन है, तो आपको याद रखना है क्या नाम आएगा इनका, नारायण राणे। तो बहुत ही फैक्चुअल न्यूज़ है। हाँ, इनिशिएटिव पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से इनिशिएटिव नहीं चलाए गए हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए। पंजीकरण बता दिया मैंने आपको, रजिस्ट्रेशन से प्रगति, दूसरा क्या था, उन्नति। अब ऐसे याद रखो, प्रगति, उन्नति और मेंटोर, ठीक है। अगर मुझे अपनी प्रगति उन्नति करनी है तो मुझे मेंटोर की ज़रूरत है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी प्रगति उन्नति करनी है तो मुझे किसकी ज़रूरत है, मेंटोर की। तो आप कुछ नमोनिक बनाकर भी इसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है, अगला देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है इंडिया मलेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कहाँ पर हुई है, आंध्र प्रदेश में हुई है। बात कर लेते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनता है। पहला देखते हैं, एक्सरसाइज का नाम है बच्चे समुद्र लक्ष्मणा 2024। ये इसका तीसरा एडिशन हुआ, किसका, इंडिया मलेशिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का। कहाँ पर हुई है बेटा, देखो नाम से आपको क्लियर है, नाम याद रखो, क्योंकि पेपर में जितने भी पेपर हम देखते हैं, जितने भी हम आपके MCQs देख पाते हैं,
वहाँ पे डायरेक्टली इसी तरीके से क्वेश्चन होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ पर हुई है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पर आता है बच्चे? आज आंध्र प्रदेश। और किसके बीच में हुई है? तो इंडिया प्लस मलेशिया की नेवी के बीच में हुई है, ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेवल शिप, क्या नाम है इसका यहाँ पे? किल्तन। और द रॉयल मलेशियन शिप जिसका नाम था केडी लेकिर पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में फैक्चुअल, ठीक है। अब आता है आपके पास यहाँ से, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ से? आंध्र प्रदेश से बनने वाले, ठीक है। देखिए बच्चा, हम सबको पता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हम सबको क्लियर है, आंध्र प्रदेश था। क्योंकि भाषा के आधार पर जो राज्य सबसे पहले बना था इंडिया में, वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अगर आप सबको पता हो तो आंध्र प्रदेश के एक लीडर थे जो कांग्रेस के पुराने लीडर थे, उनका नाम था पोटी सिरमुल्लू। उन्होंने पूरा का पूरा हंगर स्ट्राइक करा यहाँ पे, और उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, हंगर स्ट्राइक के कारण। और उसके बाद जाकर फिर आंध्र प्रदेश को क्या बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था। दूसरी बात, अब ये बॉर्डर किस किस के साथ शेयर करता है? तो पहला तमिलनाडु के साथ। उसके अलावा आप याद रखेंगे किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? कर्नाटका के साथ। तो आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, और इसी से एक राज्य निकला है जिसका नाम क्या आता है आपके पास? तेलंगाना। तो एक वो भी आप देख सकते हैं। और प्लस उड़ीसा के साथ क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इंटरनेशनल कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये आपको क्लियर रखना है। दूसरी बात, अगर इंडिया में कोस्टल लाइन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन किसकी है? गुजरात की। सेकंड लॉन्गेस्ट कभी पूछेगा आपसे तो सेकंड लॉन्गेस्ट है आंध्र प्रदेश की। तो सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसकी आती है बच्चे? तो आप टिक करेंगे वहां पर आंध्र प्रदेश की। किसकी आती है आपके पास? आंध्र प्रदेश की। उसके अलावा अगर आपको पता हो तो ऑपरेशन पोलो भी इसी पे चला था, बट आज हैदराबाद कहाँ चला गया? तेलंगाना में। बट उस समय किसका पार्ट था? वो आंध्र प्रदेश का था। तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर रखना है, और बहुत ही इसको क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगला, उसके अलावा अगर आपको पता हो तो आंध्र प्रदेश को ही राइस बाउल ऑफ इंडिया कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चा इसको? राइस बाउल ऑफ इंडिया कह देते हैं, ठीक है। और टोबैको के मामले में भी अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा ही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके पास एक और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो आपको याद रखना है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। क्या नाम था इसका? समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। अब देखो थोड़ा थोड़ा सा जोड़ोगे ना तो थोड़ा थोड़ा बन भी जाता। देखो लक्ष्मणा मलेशिया, ठीक है। उसके बाद आ गया, चलो समुद्र तो हमें अपना तो याद ही रहेगा, तो लक्ष्मणा समुद्र लक्ष्मणा। तो हम समुद्र वाला बॉर्डर शेयर तो नहीं करते, पर चलो मलेशिया के साथ, मलेशिया भी पानी के साथ ही लगता है अपने, तो हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो लक्ष्मणा किसके साथ आ गया? मलेशिया के साथ, ठीक है। चलिए, अब ये भी हो गई आपके पास एक और न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद और अगला करंट अफेयर देखते हैं। तो कितनी होगी आपके पास? ये 3 तो हो ही गई होंगी शायद। चलिए, अगला आता है इंडिया यूएसए साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। देखो बच्चा, ये सबसे इंपॉर्टेंट आज का थ्रेट है हमारे लिए, ठीक है। मतलब जितने हम डिजिटलाइज वर्ल्ड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतनी हमारी रूह भी कांपती जा रही है भाई। क्यों? क्योंकि डर बहुत ज़्यादा हो गया भाई, करना क्या है, कैसे क्या होगा, कैसे चीज़ें होंगी और कैसे नहीं होंगी। अब ये सारी बहुत चिंता का विषय है, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं यूएसए के जो कॉन्सुलेट है और जो महारथा, अगर आपको पता हो, थोड़ी सी हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो महारथा नाम की, और कई बार इसे मराठा भी लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मराठा भी बोल देते हैं, कई बार महारथा भी बोल देते हैं। ये एक न्यूज़पेपर थी किसकी? बाल गंगाधर तिलक की। अगर आपको पता हो तो बाल गंगाधर तिलक की एक अखबार थी जिसका नाम था महारथा, और एक और थी जिसका नाम था केसरी, ठीक है। तो और अगर हम बात करें केसरी की, तो केसरी आती थी किस भाषा में? तो ये किस भाषा में आती थी? मराठी में आती थी। और मराठा किस में आती थी? इंग्लिश में। तो थोड़ा सा आप रिजेंबल कर पाएंगे यहाँ से कि मराठा या महारथा किसकी अखबार थी? बाल गंगाधर तिलक की। उनकी ये 2 अखबारें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है केसरी, एक का नाम है मराठा। केसरी किस भाषा में आती थी? मराठी में। और मराठा किस में आती थी? इंग्लिश में। और ये दोनों अखबारें लगभग 1881 के आसपास चली थी, ठीक है। तो ये भी आपने क्लियर रखना है। चलिए बात कर लेते हैं क्या कहता है। तो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैव लॉन्च फर्स्ट एवर यूएस इंडिया साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ताकि आईटी की फील्ड को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, कनेक्शन बिटवीन द 2 कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में बात हुई है। अगर हम इसके बारे में बात करें
यहाँ पे तो कहता है ये कहाँ से लॉन्च किया गया है बच्चे, कहाँ लिया जाएगा ये इनिशिएटिव, तो पुणे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो हम सबको पता है महाराष्ट्र की स्थापना कब की गई थी, तो हमें याद रखना है 1 मई 1960 को। अगर आपको याद हो तो आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ा होगा कि बॉम्बे को 2 भागों में तोड़ा गया था, उसमें से गुजराती बोलने वाले लोग अलग किए गए और मराठी बोलने वाले लोग अलग किए गए, तो आपको सबको पता है। और ये भी कब बना था, 1 मई 1960 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कैपिटल क्या आती है, मुंबई, सबको पता है, जिसे हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर किन 2 कंट्रीज ने आपस में टाई अप करा है, तो आप याद रखेंगे यूएसए, और किसने करा है बच्चे, यहाँ पर आपको क्लियर रखना है कौन सा आता है सेकेंड वाला आपके पास यहाँ पे, इंडिया, ठीक है। तो अपना इंडिया और आपको ये वाला क्लियर रखना है। अगली न्यूज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूरे चांसेस हैं आपके पास कि क्या रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देख लेते हैं इसको, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नए मेंबर्स बने हैं किसके, WTO के। ऐसी ब्रिक्स के 1 जनवरी को नए मेंबर बने थे, अगर आपको याद हो तो। वैसे अनाउंस तो वो नवंबर दिसंबर में ही हो गए थे, पर 1 जनवरी को वो मतलब फॉर्म में आ चुके थे, मतलब फॉर्मली आ चुके थे। तो वैसे आपको याद रखना पड़ेगा, कहता है यूनियन ऑफ कॉमरोस। अब पहला तो हमें दिमाग में आना चाहिए भाई कॉमरोस कहाँ पर है, तो कॉमरोस कहाँ पर आता है, अफ्रीका में आता है, ठीक है। तो ये कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट हो गया आपके पास यहाँ पे, अफ्रीका का। उसके बाद है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ते। तिमोर का नाम आप पहले भी कुछ करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। ये आता है आपके पास, ये आता है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, तो कौन सी है ये आपके पास, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये, ठीक है। तो आपको क्लियर रखना है, 2 कंट्रीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो क्लियर हो गई हमें। कहता है फॉर्मली बिकेम द मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द साइनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड ड्यूरिंग द, कौन सी मीटिंग थी यहाँ पर, तो आपको याद रखना है 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी, जो कि कहाँ पर होस्ट हुई थी, UAE में। और UAE कहाँ पर आता है, अबू धाबी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें तो WTO के कितने मेंबर हो चुके हैं, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, 166। 2 किसने ज्वाइन करा है, तो एक याद रखो है ना, कोमोरोस और एक तिमोर, ठीक है। कोमोरोस और तिमोर, तो यहाँ पे इस तरीके से याद रखो है ना, किसी भी तरीके से याद कर लो इसको ना, मोमोज करके याद कर लो, जैसे भी याद रहे, ठीक है। कहता है WTO implemented an agreement on new disciplines on domestic service regulation benefiting all members including non-signatories like India। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये बिल्कुल जर्नल कॉन्फ्रेंस फिर डिस्प्यूटिव, ये इस तरीके से पूरा WTO ट्रेड से रिलेटेड हमारे पास सारा काम करता है। आगे देखते हैं इसके बाद। कहता है इट वाज साइंड बाय 72 मेंबर्स इंक्लूडिंग द USA, 28 किसके आ गए, यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, जापान, ये भी आ गए। WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है, अब इनका नाम लेना ही अपने आप में खतरनाक है ना, कॉन्जो वेलाला, जो भी नाम है ना। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया आपके पास यहाँ पे। अगला, तो कौन से 2 देश हैं, तो याद रखना है वो मोमोज और तिमूर, ठीक है। तो तिमूर और मोमोज, तिमूर को मोमोज पसंद है, ऐसे याद करके रख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आता है आपके पास यहाँ पे रोमेन रोलैंड बुक प्राइज 2024। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थोड़ा सा करंट अफेयर, क्योंकि अगर हम देखें इसको तो ये मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज़ है हमारे पास। समझते हैं इसको। देखो, कहता है जो 7th एडिशन हुआ रोमेन रोलैंड बुक प्राइज का हैज़ बीन अवॉर्डेड टू, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, लिखा है स्टेनलाइनर दीवान, द बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ, अब ये बंगाली में किताब का नाम आ गया आपके पास, ट्रांसलेशन ऑफ जीन डेनियल बेल्स, सॉरी हाँ, बल्तसात, फ्रेंच नोबल ले दीवान दे स्टालाइन, ठीक है। तो स्टैलिन्स काउंट बाय पंकज कुमार चैटर्जी, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। कहता है रोमानिया रोलैंड बुक प्राइज इज एनुअली प्रेजेंटेड बाय, कौन इसे यहाँ पर प्रेजेंट करता है, तो फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, याद रखना है आपने। और किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो APJ करके, APJ ट्रस्ट करके। अगर हम इसकी बात करें तो ये कब बना था, 2017 में। और ये किस मतलब क्या बताता है हमें, किस चीज़ के बारे में, तो ये बताता है बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ अ फ्रेंच टाइटल इनटू एनी इंडियन लैंग्वेज। और इंडियन लैंग्वेज आप सबको पता है कि 22 वो हैं जो शेड्यूल नंबर 8 वाली हैं, और इंक्लूडिंग इसमें इंग्लिश, ठीक है। चलिए, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आ गई आपके पास, और एक ही आगे जो बंगाली में क्या की गई है, ट्रांसलेट की गई है। चलिए
अगला, स्पेस एक्स लॉन्च्ड नासाज मिशन टू ISS। अगर आपको याद हो तो नासा ने अभी अभी USA वाला, याद है ना वो गगनयान वाला एक चल रहा था USA में, मून पे जो पहुंचे थे, तो वो भी आपको क्लियर रखना पड़ेगा पिछले करंट अफेयर में। कहता है द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट टॉप्ड विद ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट हैज लॉन्च्ड द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस एक्स क्रू 8 मिशन फ्रॉम लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A एट नासाज कैंडी स्पेस सेंटर। और कहां से किया गया इनको लॉन्च, तो फ्लोरिडा USA से। क्रू 8 इज नासाज 8th कमर्शियल क्रू रोटेशन मिशन विद स्पेस एक्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये बड़ा फैक्चुअल सा करंट अफेयर था, ये आप इसके साथ देख लेंगे, ठीक है। अब हम नासा की बात कर लेते हैं। तो नासा की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 29 जुलाई को 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं इसके, तो वॉशिंगटन DC, याद रखेंगे आप। और वॉशिंगटन DC कहाँ पर आता है, तो आपको क्लियर रखना है USA में, ठीक है। चलिए अगला आता है अगला, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और खेलो इंडिया से ही एक और हमारे पास न्यूज़ आएगी, अब हम आगे जाकर भी देखेंगे कि जो खेलो इंडिया के जो लोग हैं, मतलब जो भी विनर्स होते हैं खेलो इंडियन यूथ गेम्स के अंदर, यूथ हो चाहे विंटर हो चाहे फिर वो समर और जो भी हो, मतलब कि खेलो गेम्स के साथ एसोसिएटेड है, उनको सरकारी नौकरी देने की भी बात हो रही है। तो आप आगे जाकर इसी स्लाइड में आगे जाकर करंट अफेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए कहता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वॉन ओवरऑल चैंपियनशिप ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि कब हुआ है 2023 में, और 2023 का है। और कहाँ हेल्ड हुआ था ये, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हुआ था। इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्या कर गई है, टॉप कर गई है, याद रखना है आपको। और टोटल मेडल्स कितने हैं यहाँ पे, तो 71 मेडल्स, जिसमें से 32 गोल्ड, 18 सिल्वर और 21 क्या आते हैं बच्चे आपके पास यहाँ पे ब्रॉन्ज आते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है ब्रॉन्ज। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे भी देखिए कहता है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU के बारे में सबने सुना होगा। इसको कितने मेडल मिले यहाँ पे, 42, जिसमें 20 गोल्ड है, 14 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं। फिर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब, कितने मेडल्स हैं, 51, जिसमें से 12 गोल्ड, 20 सिल्वर, 19 ब्रॉन्ज। और सेकंड और थर्ड रैंक इनका। तो पहला किसका है, CU का, सेकंड किसका है, लवली LPU का, और तीसरा किसका आता है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का। अगला कहता है यहाँ पे KIUG 2023 वॉज हेल्ड इन 7 स्टेट्स। अब देखो बच्चे, इसीलिए वहाँ पे लिखा था नॉर्थ ईस्ट रीजन लिखा था वहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन से आ गए आपके पास यहाँ पे, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। और मास्केट क्या था यहाँ पे, तो याद रखना है आपने अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी क्या है ये, अ बटरफ्लाई, ठीक है। चलिए आप याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि इसका पहला एडिशन कब और कहाँ हुआ था। तो भाई कब हुआ था, 2020 में भुवनेश्वर में हुआ था। तो पहला वाला कहाँ पर हुआ था बच्चे, भुवनेश्वर। अगर आपको पता हो तो वहाँ पे एक स्टेडियम भी है, ठीक है, तो भुवनेश्वर आ जाता है। और 2021-22 का, क्योंकि 2021-22 वो कोविड वाला दौर था अपने पास, तो 2021-22 का कहां पर हुआ था बच्चे, कर्नाटका में। और 23 वाला कहां पर हुआ है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा यहां पर कवर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास ये, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। ताकि जो ये वर्ल्ड फौना है, मतलब एनिमल और प्लांट्स जो है, उनको सेलिब्रेट, उनको अवेयरनेस बढ़ाना, उनसे रिलेटेड। थीम क्या थी, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइट्स का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको यहाँ पे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये वाला करंट अफेयर आपके पास, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हम साइट्स की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये कब मतलब एक एग्रीमेंट हुआ था, और ये कब हुआ था एग्रीमेंट, तो 1973 में। और अगर आपको बताओ तो 1973 में ही हमने भी प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करा था। पता है ना सबको कि 1 अप्रैल 1973 को हमने क्या लॉन्च कर दिया था, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। चलिए ये भी हो गया आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अगला आता है आपके पास यहाँ पे वर्ल्ड हियरिंग डे, ठीक है। हियरिंग डे सबको पता है कितना ज़रूरी है हमारे लिए, सुन पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, 3 मार्च को जो क्या मनाया जाता है, जो हियरिंग लॉस और प्रमोट ईयर एंड हियरिंग केयर, इससे रिलेटेड है ये वाला, ठीक है। कहता है चेंजिंग माइंड सेट लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर रियलिटी फॉर ऑल। तो ये इसकी थीम हो गई, आपको याद रखना है। अब यहाँ से कहाँ से आए, ये कैसे आए, इसको देख लेते हैं। कहता है एवरी ईयर द WHO
जो डिसाइड्स द थीम ऑफ वर्ल्ड हियरिंग डे। तो इसकी थीम कौन डिसाइड करता है यहाँ पे, ये डिसाइड करता है कौन, WHO। कहता है द बीजिंग डिक्लेरेशन विच वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ हियरिंग एम्पावरमेंट इन बीजिंग चाइना इन 2007। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या बनाना शुरू कर दिया गया कि इंटरनेशनल ईयर केयर डे इसे मनाना शुरू कर दिया, ताकि हियरिंग एड्स को या हियरिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। ठीक है, आगे अगला आदिति स्कीम, यही करंट अफेयर अभी आप फिर आगे जाकर देखेंगे, एक और स्लाइड में आपके पास आएगा आदिति से ही रिलेटेड। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, कहता है यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि अभी कौन सा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को संभाल रहे हैं, उन्होंने आदिति स्कीम चलाई है। अब मैंने इसको 3-4 जगह पढ़ा तो इसे आदिति ही कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इसे ADITI मत पढ़ना, याद करने के लिए भी ईजी रहेगा। आदिति फुल फॉर्म में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स स्कीम टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मेन बात ये है कि अगर मतलब मान लो मेरे आपके पास कोई स्कीम चल रही है, ठीक है, कोई स्कीम बोलने का मतलब है कोई प्लान चल रहा है, या फिर कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास कुछ है कि हम आर्मी की, हम डिफेंस को किसी भी प्रकार का कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उनके काम आ सके। ठीक है, तो वैसे एक स्कीम है ये वाली भी। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कब, तो एक डेफ कनेक्ट करके, डिफेंस कनेक्ट कह सकते हैं आप इसे, जो नई दिल्ली में हुई थी इसकी मीटिंग। आदिति स्कीम फॉल्स अंडर द आईडेक्स। अब आईडेक्स का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, MOD मतलब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा इसके बारे में। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड आगे भी हमारे पास है। देखो, ये स्कीम क्या करती है, विल प्रोवाइड स्टार्टअप विद ग्रांट इन एड अप टू 25 करोड़ फॉर रिसर्च। ठीक है, अब ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको इस चीज़ में डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ करना है, तो वो इस स्कीम के अंदर उसको बेनिफिट क्या मिलेगा, सबसे पहला कि अगर वो स्टार्टअप करता है तो उसे एड दी जाएगी। एड मतलब कि उसको फाइनेंशियली हेल्प किया जाएगा, और कितने रुपए दिए जाएंगे भाई, 25 करोड़ रुपए। ठीक है, अब समझिए ये एड है, ये लोन नहीं है, मतलब हमें वापस नहीं करना है इसको। अगर मेरे आपके पास कोई इस तरीके की कोई स्कीम कुछ है ऐसा, तो हमें पैसे वापस नहीं देने हैं वहाँ पे। तो हम अगर ऐसा कुछ करते हैं तो रिसर्च डेवलपमेंट में या इनोवेशन टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बनता है। कहता है बजट कितना है इसका, इस स्कीम का बात करें तो 750 करोड़, और कब से कब तक ये चलेगा, तो 2023-24 फिर 25-26 तक। ठीक है, तो मतलब बाय डिफॉल्ट ये कब तक चलने वाली है अपने पास, 2026 तक की हम यहाँ पर बात करते हैं। कहता है द स्कीम एनविसेजेस टू क्रिएट अ टेक्नोलॉजी वॉच टूल। अब वॉच टूल किसके बीच में, टू ब्रिज अ गैप बिटवीन आर्म्ड फोर्सेज रिक्वायरमेंट एंड इनोवेशन कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है बेटा। आदिति से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपके पास, या फिर ऐसा भी आ सकता है कि पूरी की पूरी स्कीम आपको लिख के दी होगी और पूछा होगा कि ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो आपको क्लियर रखना है कि किसके साथ एसोसिएटेड है, डिफेंस के साथ। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आगे। अगला आता है स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। सबको पता है ना कितने प्यारे लगते हैं, मतलब सुंदर है ये। चलिए पढ़ते हैं इसको भी। क्या कहता है, स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, भूपेंद्र यादव। इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो MOE मतलब एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज इनके पास है। इनके अकॉर्डिंग, मतलब इनके अकॉर्डिंग नहीं, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम माने तो लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो बड़ी है, कितना, 8%। पहले कितने थे, तो 12,852, मतलब 52 मतलब 52, और अब कितने हो गए हैं, 13,874 इन 2022। तो अब यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी तो 2024 चल रहा है, पर ये रिपोर्ट कब लाई गई थी, तो 2022 में। कहते हैं द 5th साइकिल लेपर्ड पॉपुलेशन एस्टिमेशन वाज कैरिड आउट बाय। अब इसे करवाया किसने है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और किसके साथ कोलैबोरेट होकर, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि हर स्टेट के अकॉर्डिंग अपना अपना ही होगा, तो ये आपको याद रखना है। कहता है द लेपर्ड्स पॉपुलेशन इंक्रीज्ड टू एन एनुअल ग्रोथ रेट। अगर एनुअली देखें यहाँ पे तो कितना परसेंट बढ़ रही है, 1.8% 2018 से लेके 22 के बीच में। अब यहां से आता है आपके पेपर का क्वेश्चन, पहला देखते हैं। कहता है मध्य प्रदेश की बात करें तो हैज 3907 लेपर्ड्स, द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटका में सेकेंड और थर्ड इनका रैंक आता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो इसने मोस्ट इंप्रूवमेंट की है इन नंबर्स ऑफ लेपर्ड। अगर आपको पता हो बच्चे,
तो जो मध्य प्रदेश है अपने पास, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया है जंगलों के मामले में देखा जाए तो। अगर आप इसे टाइगर रिजर्व के मामले में देखें तो मतलब अपने आप में ये स्टेट बहुत काम करता है इस चीज़ों पे, ठीक है, कहता है। और उड़ीसा रिपोर्टेड अ ड्रॉप, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जहाँ पे टॉप कर रहा है वहाँ पे ड्रॉप किसका हुआ है? उड़ीसा का। टाइगर रिजर्व और साइट्स हैविंग हाईएस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन आर, अब साइट बोल रहा है वहाँ पे, अब वो स्टेट नहीं बोल रहा, तो साइट कौन कौन सी है? नागार्जुन सागर, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, उसके बाद पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुरा मध्य प्रदेश, और इंडियन लेपर्ड। अब देखो बच्चा यहाँ से साइंटिफिक नेम पैंथेरा पारडस फिस्का, ठीक है, इज लिस्टेड शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पेपर में क्वेश्चन 100 बार आ चुका है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो 1972 में, और इसको किस कैटेगरी में डाला गया है? वल्नरेबल बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट के अंदर है, ठीक है, मतलब खत्म होने की कगार वाली सिचुएशन पे है। अगर हम इसकी बात करें तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, किसके अंदर काम कर रहा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर, और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में आती है। जब हम आपको बेसिक जीके कराते हैं तो हम वहाँ पर ही बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे देहरादून उत्तराखंड में। इसीलिए आपको बेसिक जीके कराई जाती है बच्चा, और कुछ बेसिक जीके आप करंट अफेयर के साथ ही ऐड कर लेते हैं और अपने पेपर के लिए देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगला करंट अफेयर समझ लेते हैं यहाँ पे कि क्या बोला गया है, ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताओ जरा सा कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स है? अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा जरा सा, ठीक है। सबको पता हो तो इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व्स हैं अभी, ये क्लियर रखना है अपने पास, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़ अपने लिए। चलिए अगला देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे अगला करंट अफेयर क्या है, कहता है स्वर्ण सिंधु फर्स्ट टैंकर कैरिंग क्रूड ऑयल फ्रॉम ONGC, इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ पहला टैंकर जिसका नाम क्या होगा? स्वर्ण सिंधु कैरिंग क्रूड ऑयल, क्रूड मतलब कच्चा तेल, कहाँ से लेके जा रहा है ये? फ्रॉम ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, KGDWN 98/2 डीप वाटर प्रोजेक्ट। अब इतना तो हमें डेप्थ में नहीं याद रखना, पर हमें याद जरूर रखना पड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये किस बेसिन में आता है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पे, और कहता है एक्सपेक्टेड टू ऐड 7% टू इंडियाज ऑयल और गैस प्रोडक्शन को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। पर कितने परसेंट पे बढ़ा देगा भाई? 7% पे। द फ्लोटिंग प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ लोडिंग आर्माडा स्टर्लिंग 5 यूनिट हैज बीन बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय शपूरजी पोलोंजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद है ये आप पढ़ लेंगे इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं, पर ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया हमारे लिए कि किसने इसे लॉन्च करा है, कितनी इसकी कैपेसिटी है और कितना यहाँ पर ये जाएगा। अगर बच्चे हम अपने इंडिया की बात करें, पहली रिफाइनरी तेल से रिलेटेड कहाँ पर ओपन हुई थी, तो सबको पता है कहाँ पर हुई थी? डिगबॉय। और कहाँ पर आता है डिगबॉय आपके पास? तो आप क्लियर रखेंगे कहाँ पर आता है? असम में। और कब इसे खोला गया था? तो 1901 में खोला गया था। तो इंडिया की पहली रिफाइनरी हम किसे कहते हैं यहाँ पे? डिगबॉय को कहते हैं। तो वैसे ही आपको याद रखना है ये पहला टैंकर है जो क्या करेगा? इस तरीके से आप तेल को प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करें बच्चा तो ये जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो ये बे ऑफ बंगाल से लेकर मैंगलोर रिफाइनरी तक जाने की बात यहाँ पर करता है, ठीक है। चलिए तो ये भी हो गया आपके पास एक और करंट अफेयर। अगला देखते हैं, फर्स्ट मेड इन इंडिया ASDS टग, ठीक है। अब बेटा आप सबको पता है कि जो बड़ी बड़ी शिप होती है इन्हें खींचने के लिए, ठीक है, एक तरीके से चलाने के लिए, इनको आगे ले जाने के लिए एक टग जैसा होता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। कहते हैं यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग इनके पास है। तो याद रखना है आपने, इन्होंने वर्चुअली क्या इनॉग्रेट करा है? 60 टन का बुलार्ड पुल टग जिसका नाम है ओशन ग्रेस। ये पहला मेड इन इंडिया अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज टग डिजाइन है, स्पेसिफिकेशन है, जिसका फुल फॉर्म आ जाएगा ASTS का, अप्रूव्ड स्टैंडर्डाइज टग डिजाइन स्पेसिफिकेशन। और कहां से किया गया है? तो पारादीप पोर्ट, और पारादीप पोर्ट कहां पर आता है? उड़ीसा में। अगर हम इसकी बात करें इसे बनाया किसने है? तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने, याद रखेंगे आप। और अगर हम बात करें कितना पैसा लगा तो 45 करोड़ के आसपास देखने को मिलता है। द लॉन्च ऑफ द टग इज इन लाइन विद द ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। किसके अंदर इसे बनाया गया? तो ग्रीन टग। आप सबको पता है कि अब हम ग्रीनरी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है।
जैसे ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कहता है विच एम टू कन्वर्ट एटलीस्ट 50% ऑफ ऑल टग्स इनटू, अब इन्हें किस में बदला जाएगा, यहाँ पे ग्रीन टग में, और कब तक, 2030 तक, एंड ग्रीन टग ऑपरेटिंग टू ऑल मेजर पोर्ट्स। आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में मेजर पोर्ट्स कितने हैं, ठीक है, कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में जो अभी यहाँ पे करंटली वर्क कर रहे हैं, और हमें इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला आता है, अगला देखते हैं नेशनल सेफ्टी डे, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 4 मार्च को इसे मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या कहता है, सेफ्टी मेजर इन प्रिवेंटिंग वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स, या पढ़ ही लेंगे बच्चा, बेसिक सा करंट वो है, न्यूज़ है ये वाली, तो आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। थीम क्या थी, फोकस ऑन सेफ्टी, लीडरशिप ऑफ एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस एक्सीलेंस, ठीक है। तो नेशनल सेफ्टी डे है और ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बस इतना से याद रखो कब मनाया जाता है, इतना काफ़ी है। अगला आता है स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, BEE, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन के चांसेस पूरे हैं। कहता है इसका कौन सा एडिशन हुआ है, तो पहला यहाँ से आंसर निकालो भाई, 5th एडिशन हुआ, और अगर किसने लॉन्च करा है तो BEE मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे लॉन्च करा है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कितने ग्रुप में डिवाइड करा है स्टेट और यूटीज़ को, 4 कैटेगरी में, किसके बेसिस पे, एक फ्रंट रनर, फिर एक अचीवर, फिर कंटेंडर और एस्पिरेंट। अब ये रैंक बनाए गए हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है उनको डिवाइड किया होगा। एडिशनली अगर हम बात करें तो इनको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है, 4 में। ग्रुप 1, अब ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कितना कितना है, कितना कितना नहीं है, इतना याद करने की भी जरूरत नहीं है, पर किन किन को मिला है, क्या कौन कौन सी उसमें है, वो देखना है हमें। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन आते हैं इन ईच ग्रुप, जो हर ग्रुप में है वो कौन से हैं, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़। अगर हम इसकी बात करें, SEE की बात करें 2023, 7 स्टेट आते हैं हमारे पास जो फ्रंट रनर कैटेगरी की लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब और तेलंगाना। 2 राज्य ऐसे हैं जो अचीवर की कैटेगरी में जाते हैं, उसमें से कौन कौन सा है, असम और उत्तर प्रदेश। 3 राज्य हैं जो कंटेंडर की कैटेगरी में जाते हैं, गोवा, झारखंड और तमिलनाडु। और अगर हम ओवरऑल स्कोर देखें इंडिया का एनर्जी के उस पे, इंडिया का नहीं सॉरी, तो अगर हम देखें इसको तो 86.5 आउट ऑफ 100, जिसमें टॉप परफॉर्मिंग राज्य की कैटेगरी में कौन सा आता है, कर्नाटका। तो आपको याद रखना है कर्नाटका एनर्जी के मामले में बहुत ज़्यादा, एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़। अगला आता है आपके पास, अच्छा, GI टैग। सबको पता है कि GI टैग भरपूर बट रहे हैं, ठीक है, आपने पिछले करंट अफेयर में अरुणाचल प्रदेश में भी पढ़े थे, ठीक है। देखिए कहता है अगर हम बात करें इसकी रजिस्ट्री कहाँ पर होती है, तो चेन्नई, तमिलनाडु, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो GI टैग टू 10 डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम 8 स्टेट्स, ठीक है। तो 8 राज्यों में से क्या मिला यहाँ पे, क्या दिए गए हैं यहाँ पे, 10 अलग अलग चीज़ों को क्या मिला यहाँ पे, GI टैग को दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं, देखो कहता है वो 10 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। पहला है माजुली मास्क, मास्क पता है ना आपको, जो वो मुंह पे लगाया जाता है ना, वो वाला नहीं, कोविड वाला नहीं, दूसरा है असम मजौली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, अंबाजी वाइट मार्बल, कच्छ रोगन क्राफ्ट, कटक सिल्वर फिलिग्री, चंडी ताराकाशी, उसके बाद है नसारपुर क्रोचेट लेस प्रोडक्ट, उसके बाद है रतलाम रियावान लहसुन गार्लिक मतलब की, उसके बाद है हैदराबाद लेस बेंगल, उसके बाद आता है आपके पास त्रिपुरा रिसा टेक्सटाइल और बंगाल मुस्लिम, ठीक है। इन सबको क्या दिया गया है, टैग दिया गया है। अमंग 10 प्रोडक्ट्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम गुजरात, 2 असम से हैं, एक कहाँ से हैं, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, तेलंगाना। अब ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा बेटा, क्योंकि GI टैग बहुत बटे हैं। आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर इसका एक चार्ट बना लेना अपनी कॉपी पे, उसको पढ़ना फिर अच्छे से, ठीक है। 2-3 बार देखोगे तब कहीं जाकर याद होगा, अदरवाइज ये थोड़ा सा मुश्किल है कि आप GI टैग को कैसे याद करोगे, बहुत सारा डेटा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देख लेना आपने एक बारी कि GI टैग की जब हम बात करते हैं तो अभी कितने प्रोडक्ट को और मिला, 10 को मिला, और 10 में से कितने राज्यों को मिला यहाँ पे, तो 8 को मिला है, ठीक है। चलिए
मतलब 10 प्रोडक्ट कितनों को बटे हैं, तो 8 को। ये देखिए यहाँ पे लिखा ना सारा चला, ये पेंटिंग आ गई आपके पास, फिर एक मास्क मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है, ये आ गए सारे के सारे, याद रखना है आपको, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। चलिए अगला आता है इसके बाद ई किसान उपज निधि पोर्टल फॉर फार्मर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक तो सबको पता है कि एक हो गया, मतलब कि एक ऐसा समझ लो कि फसल लगाने वाला। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका मेन पर्पस है, ठीक है, जो पोर्टल बनाया गया है इसका मेन पर्पस है कि जो किसान है, ठीक है, किसानों को रजिस्टर गोदाम में रखे भंडार पर बैंक पे लोन मिल सके, उनको फैसिलिटी मिल सके, उनको बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सके, उनको लोन मिल सके। तो जो भी उन्होंने अनाज रखा होता है, पर किसमें, ऐसे नहीं कहीं पे भी रख दिया, जो रजिस्टर्ड वेयर हाउस होते हैं, भंडारघर सुने होंगे आप सबने। देखिए कहता है पीयूष गोयल। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो भी हमने पिछला करंट अफेयर पढ़ा था, हाँ ये वाला इंडस्ट्री ट्रेड वाला, इसके भी वो कौन है अभी मिनिस्टर, कौन है, पीयूष गोयल है, याद रखना, ठीक है। और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हो अगला वाला, इसमें भी पीयूष गोयल है। तो कहता है इन्होंने क्या लॉन्च करा है, ई किसान उपज निधि, एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें आप वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में आप क्या कर, मतलब ये पोस्ट हार्वेस्ट स्कीम है, याद रखना है, पोर्टल है, सॉरी पोस्ट हार्वेस्ट है, मतलब आपने फसल कटवा ली अपनी, काटने के बाद, फसल काटने के बाद, जैसे अभी बैसाखी आएगी तो फसल कट जाएगी अपने पास, तो फसल काटने के बाद की जो बात है उसमें जब आप गोदामों में उनको रख लेंगे, तो जो आपका अनाज गोदामों में लंबे समय तक रहता है उसके ऊपर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पर आप ऐसे नहीं कि कहीं पे भी इसको छोड़ के आ सकते हैं, जहां पे रजिस्टर्ड वेयर हाउस होंगे, और इंडिया में लगभग 5500 रजिस्टर्ड वेयर हाउस देखने को मिलते हैं। कहता है इट सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ फार्मर्स टू स्टोर देयर प्रोडक्ट एट एनी WDRA मतलब वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो भी किसमें, देखो लिखा है वहां पे ब्रैकेट में, रजिस्टर्ड वेयर हाउस फॉर 6 मंथ एट, उनको कितने % पे मिलेगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, 7% पे, ठीक है, याद रखना है। इट वॉज डेवलप्ड कोलैबोरेटिवली बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, उसके बाद है नबार्ड बैंक, आप सबने सुना होगा, ठीक है, नबार्ड आ जाता है, एग्रीकल्चर और रूरल बैंक आ जाता है आपके पास, ये वाला, ठीक है। कहता है द यूनियन मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस दैट द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू बी पेड बाय द फार्मर्स, वो कितने दी जाएगी यहाँ पे, उसको भी घटा दिया जाएगा, पहले कितना % था यहाँ पे 3, अब उसे कितना कर दिया जाएगा 1%। उसके अलावा फार्मर्स को इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वॉरहाउस एक रिसिप्ट भी मिलेगी, ताकि उन्हें याद रहे कि, मतलब उन्हें याद रहे कि कहाँ प्रोड्यूस, कहाँ पे क्या क्या करना है उसका। WRD की अगर हम बात करें तो इसकी जब हम बात करते हैं तो ये कब से हमारे पास waive the application fee for the registration of warehouse storing agriculture commodities for farmers until, ये आप देख लेंगे, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो किसके अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर आते हैं, नई दिल्ली में, ठीक है। तो किसानों के लिए लाई गई है उपज निधि ये पोर्टल, ठीक है। चलिए वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि इस न्यूज़ में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली में वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो इसमें वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2024 का जो इंडेक्स है उसमें औरतों की कंडीशन को देखा जाएगा, ठीक है, मतलब वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करती हैं जब उनको ग्लोबल वर्क फोर्स में एंट्री देनी हो अपनी, ठीक है। तो जब उन्हें ग्लोबल वर्क फोर्स में आना है तो उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें मतलब प्रॉब्लम से झेलना पड़ता है या क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको देखने की यहाँ पर बात हो रही है। देखो ये 10वां एडिशन था, याद रखना है आपको। रिलीज किसने करी है ये रिपोर्ट, तो वर्ल्ड बैंक ने करी है, जिसमें इंडिया का रैंक हो चुका है, मतलब 190 देश थे उसमें से हमारा रैंक है 113, याद रखना है आपने। और स्कोर कितना है तो 74.4%। अब आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 74 हमारा इंडिया का लिटरेसी रेट भी है 2011 के अकॉर्डिंग। इंडियन वुमेन हैव जस्ट 60% ऑफ द लीगल राइट्स, ठीक है। तो आदमियों के कंपैरेटिव औरतों के पास कितने लीगल राइट्स दिखते हैं, 60%। कहता है स्लाइटली बिलो द ग्लोबल एवरेज, ग्लोबल एवरेज कितनी निकल कर, मतलब पूरे अगर विश्व भर में एवरेज निकाली जाए तो 64.2 है। इटली अगर हम बात करें, इटली, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, ये यहाँ पे मतलब मोर देन 37 इकोनॉमीज प्रोवाइड वुमेन विद लेस देन हाफ लीगल राइट्स एंजॉयड बाय मेन। और इसमें सबसे बॉटम पे कौन सा देश है तो आपको याद रखना है टोगो, और टोजो भी पढ़ सकते हैं आप, ऐसे टोगो भी याद रख सकते हैं। तो टोजो या टोगो जो है वो कहाँ पर आता है, अफ्रीकन यूनियन में आता है ये, ठीक है। तो कहाँ पर आता है आपके पास ये अफ्रीकन यूनियन में। आप देख सकते हैं अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे गरीब देश हैं जहाँ पे ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपने ये वाला भी। अगला देख लेते हैं इसके बाद
मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो स्वान इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये नए बन गए आपके पास। कितने वोट मिले हैं इनको? तो 201 वोट्स मिले, ये आप देख लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास। चलिए अगला आता है, हंगरी के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो तमास सुलियोक, इनको क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। ये हंगरी है ना, हंगरी, और 134 बीट से जीते, वोट से जीते हैं। इन्होंने किसे सक्सीड करा है? तो कैटलिन नोवाक को करा है, जो पहली फीमेल प्रेसिडेंट थी कहाँ की? हंगरी की, जिन्होंने रिजाइन दे दिया 2024 में, और एक स्कैंडल की वजह से। ये आप चेक कर लेंगे। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो विक्टर ऑर्बन है। कैपिटल क्या आती है? बुडापेस्ट, और करेंसी आती है यहाँ पे फॉरेंट। चलिए अगला, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 5 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो सीधे इसकी थीम याद रखो, और ये याद रखो, थीम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गन, गोला बारूद, इन सब के साथ ये एसोसिएटेड है, मतलब पीसफुली किसी चीज़ को कर पाना, आर्म्स के बिना, हथियारों के बिना। ठीक है, उसके बारे में बात होगी ये वाली। तो कब मनाया जाता है? ये 5 मार्च को मनाया जाता है। अगला, इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में खुलने वाला है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की जब आप बात करते हो तो मतलब पानी जो मतलब H2 है अपने पास, H2O होता है, मतलब ये लिखते हैं ना, H2O लिखते हैं आप इसे। ठीक है, H2O की बात करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोलिसिस, एक प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा जाता है इसे। इस प्रोसेस के तहत दोनों को अलग करना, ठीक है, उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके अंदर ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स सेटअप किए जाते हैं। तो कहता है यूनियन मिनिस्टर, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हैं, इन्होंने इनॉग्रेट करा है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि कहां पर करा है? तो आपको याद रखना है, हिसार हरियाणा में। कहां पर करा है? हिसार हरियाणा में। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरीके से हो गया, और ये वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा जिसका रूफटॉप और फ्लोटिंग सोलर होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखाया गया, देखो सोलर लाइट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की बात कर लेते हैं 2-3 चीज़ों में। तो हरियाणा में एक फेयर लगता है जिसका नाम है सूरज कुंड, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे, और मैं आपको बताती हूँ, क्राफ्ट मेला है ये। ठीक है, बहुत बड़ा क्राफ्ट मेला लगता है। कहाँ पे लगता है? वो हरियाणा में। चलिए आगे, अगला आता है, ये आप देख लेंगे। ठीक है, किसके, अच्छा सॉरी, वो तो हो गया, ये वाली अगली आती है। कहता है फर्स्ट ब्लू टॉक इन नई दिल्ली। सबको पता है जब भी हम ब्लू वर्ड की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि ओशन से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कहता है एक मीटिंग हुई है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की, और इन्होंने किसके साथ पार्टनर करा है? फ्रांस और कोस्टारिका इन इंडिया, जो एम्बेसी है इनकी, उनके साथ यहाँ पर हुई है ये वाली टॉक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? डिस्कशन वर हेल्ड ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ओशन हेल्थ एंड गवर्नेंस। हम सबको पता है कि हमारे ओशंस की क्या हाल है, उसके साथ ही एसोसिएटेड है। मोर देन 50 पार्टिसिपेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, एकेडेमिया एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट टुक पार्ट इन दी मीटिंग। और मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज कौन है अभी अपने पास? तो याद रखना है किरण रिजिजू। ये कौन आते हैं अभी अपने पास यहाँ पे? इसके मिनिस्टर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला, अच्छा एम क्या है इसका? एम आता है, हाँ, ओशन हेल्थ को ठीक करना। ये सब आप देख लेंगे इसमें, क्योंकि बस उतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है इसके बाद अपने पास INS जटायु कमीशन एंड द फर्स्ट MH-60R सी हवाक हेलीकॉप्टर। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखो, इंडियन नेवी ने कमीशन करा है द इंडियन नेवल शिप जटायु एट मिनीकॉय, द साउदर्न मोस्ट आइलैंड इन लक्षद्वीप। कहाँ पर भेजा इसे? तो साउदर्न मोस्ट आइलैंड, जो कि कहाँ पर आता है? लक्षद्वीप में। अगर हम बात करें, ये सेकेंड नेवल बेस है जो कहाँ पर लाया गया है? लक्षद्वीप में। पहला कौन सा आया था यहाँ पे? तो द्वीप प्रकाशक आया था कावारती में, जो कि कावारती किसकी कैपिटल आती है? लक्षद्वीप की आती है। कहता है द CNS R हरिकुमार ऑल्सो कमीशन इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 334 सी हवैक्स, इंडियाज फर्स्ट MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, और एट INS गरुड़ इन कोची केरला। तो एक तो आ गया आपके पास ये हेलीकॉप्टर वाला कोची केरला, और एक आपके पास आता है कौन सा वाला? यहाँ पे लक्षद्वीप। एक कौन सा आता है आपके पास यहाँ पे? लक्षद्वीप वाला। तो थोड़ा सा क्लियर रखना पड़ेगा, लक्षद्वीप वाला भी और ये वाला भी आपके पास। ठीक है, देखो
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में, क्योंकि लक्षद्वीप से भी हमारे पेपर में क्वेश्चन देखे गए हैं थोड़े से, और लक्षद्वीप क्योंकि अभी न्यूज़ में भी रहा था बहुत ज़्यादा, पता है ना आप सबको, ठीक है। लक्षद्वीप की जब हम बात करते हैं तो इसमें 36 ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ये कौन से सी पे आता है अपने पास, तो अरेबियन सी में आता है। और अगर आपको पता हो तो मिनिकॉय एक आइलैंड है, पता है ना आप सबको मिनिकॉय आइलैंड, और मिनिकॉय कौन सा आता है, लार्जेस्ट आइलैंड देख सकते हैं आप कहाँ का, लक्षद्वीप का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, हाँ ये आप पढ़ लेंगे साथ साथ कौन कौन सा है। और अपने पास नेवल स्टाफ अभी चीफ कौन है यहाँ पे, तो एडमायरल राधा कृष्णन हरि कुमार है, ठीक है। चलिए आगे आता है, अगला देख लेते हैं। कहता है बहरैन ग्रांड प्रिक्स 2024, ये आपने देखा ही होगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ है ये, सर्किट बहरान में हुआ है। और बेल्जियन डच ड्राइवर जिनका नाम क्या है, मैक्स वर्स्टैपेन ऑफ रेड बुल वॉन द सीजन ओपनिंग फार्मूला 1, ठीक है। ये कार रेसिंग आप सबको पता ही है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है, तो ये जेनरिक दवाइयों के बारे में है। अगर आपने G20 की मीटिंग थोड़ी सी अगर आपको याद हो, तो गुजरात में भी ट्रेडिशनल दवाइयों को लंबे समय तक प्रिजर्व करना, उनको बढ़ाना, इन सब चीज़ों पे भी वहाँ पर बात की जा रही थी, तो आप देख लेंगे इसको भी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो जन औषधि परियोजना है उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला, सी डिफेंडर्स 2024 यूएस और इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज है, तो ये आपको याद ही रखना है, बिल्कुल बेसिक आ गया। कोस्ट गार्ड, और मैंने आपको पिछले लेक्चर पे भी बताया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम कब मनाते हैं, तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, वो मनाया जाता है 1 फरवरी को। कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को, ये मैं आपको पिछले करंट अफेयर में भी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसके बाद, अगला करंट अफेयर क्या कहता है। अगला आता है, हाँ, नो स्मोकिंग डे 2024 की अगर हम बात करें तो कब मनाया जाता है, 13 मार्च को। और स्मोकिंग की थीम क्या आती है यहाँ पे, तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। पर ऐसा होता नहीं है, सब यहाँ पे लगे पड़े हैं, देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है ना ये वाला, हाँ देख सकते हैं आप। चलिए आगे, अगला आता है यूपीआई ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिया नेपाल, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपने आई थिंक इससे पहले जो करंट अफेयर था ना, उससे पहले करंट अफेयर हुआ था, वहाँ पे था ये क्वेश्चन, है ना। ये आप सबको पता है कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रांजैक्शन है, यूपीआई को लाने की, क्रॉस बॉर्डर लाने की बात की गई है। अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ नेपाल्स टूरिस्ट बीइंग इंडियन, क्या बन चुके हैं, इंडियन, एंड दिस पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द पेमेंट एक्सपीरियंस ऑफ नेपाल ऑफ इंडियन ट्रेवलर्स, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है, ये नेपाल है ना, कितना छोटू सा है ये, और आप देख सकते हैं इसके साथ इंडिया वाला भी, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा नेपाल के साथ एक दो चीज़ों को। एक आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक सगौली की संधि हुई थी, ठीक है। क्या नाम था इसका, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी। और ये जो ट्रीटी ऑफ सगौली है ये 1816 में हुई थी। ये किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में हुई थी। याद रखना है आपने, जब एंग्लो नेपाल वॉर हुई थी उसका रिजल्ट था ट्रीटी ऑफ सगौली। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, आप देख लेंगे। उसके अलावा नेपाल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग भी। तो एक आपको याद रखना है, अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें इंडिया के, तो पहला उत्तराखंड आ जाएगा, यूपी आ जाएगा आपके पास, फिर बिहार आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाता है सिक्किम। तो इन सब के साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, तो एक वेस्ट बंगाल भी है, यहाँ पे ऊपर वेस्ट बंगाल भी आता है। इनके साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन, हमारे पास नेपाल बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। और वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जिसका नाम क्या है आपके पास यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अच्छा, अब ये एक नए प्रकार का नेशनल क्रिएटर अवार्ड मिलने जा रहा है। ऐसे लोगों को मिलेगा बेटा ये, जिन्होंने ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आप समझ सकते हैं कि डिजिटल या इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपको क्या करा है, मोटिवेट करा है या फिर इंस्पायर करा है लोगों को, और उनको पॉजिटिव कंटेंट की को प्रोवाइड करा है, उससे रिलेटेड है। तो कहता है यहाँ पे ये पहला इस तरीके का नेशनल क्रिएटर अवार्ड है, आपने इनको देखा ही होगा, ठीक है। और एक और आता है वो जो पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, उनमें से भी एक बंदा है, मुझे नाम नहीं याद है उसका, वो भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। और इनको क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा क्या करा है, इंस्पायर करा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा है अपने थॉट से, अपनी बातों से, चाहे फिर वो किसी का भी लिखा पढ़ा बता रहे हैं, पर बोलने का मतलब है कि हमें वही मोटिवेट करा है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इनका नाम आप सबको पता भी है, और आपने इनको देखा भी होगा कहाँ पर,
जब आप क्या करते हैं यार, फेसबुक इंस्टा चलाते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर देखते हैं। चलिए अगला आता है इंडिया रिसीव्स मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड। ठीक है, आप सबको पता है मीजल्स को खसखस कहा जाता है। ठीक है, खसखस की भी खसरा कहा जाता है, और एक रूबेला एक वायरल डिजीज़ होती है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इससे रिलेटेड इंडिया को एक अवार्ड मिला है, जो कि मतलब उसने इस एफर्ट करे थे इस मामले में। कहता है द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड एट द अमेरिकन रेड क्रॉस हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पर हुआ है, वॉशिंगटन DC USA। एम्बेसडर कौन है, श्री प्रिया रंगनाथन, डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन एम्बेसी ऑफ इंडिया, उन्होंने इसे क्या करा, यहाँ पे रिसीव करा है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सुधा मूर्ति नॉमिनेटेड टू राज्यसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको आप सब ने देखा हुआ है। ठीक है, सबको पता है, इन्फोसिस की मालकिन भी कह सकते हो वैसे तुम इनको, है ना, क्या कह सकते हो, मालकिन भी कह ही सकते हो वैसे लगभग तो। ठीक है, चलो देख लेते हैं। कहते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, आप सबको बताया कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कहाँ पर, राज्यसभा में, सबको पता है। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो अभी कितनी स्ट्रेंथ है एट प्रेजेंट, तो आप सबको पता है 245 क्या आती है अपने पास अभी एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ आती है, जिसमें से अगर हम बात करें 229 आते हैं कहाँ से, स्टेट से, 4 कहाँ से आते हैं, यूटी, और 12 होते हैं नॉमिनेट, और वो 12 नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, याद रखना है आपने। राज्यसभा के बारे में एक चीज़ और आपको क्लियर रखनी है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 3 अप्रैल 1952 को इसे बनाया गया था। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी पहली सिटिंग कब हुई थी या पहला सेशन कब हुआ था, तो वो हुआ था 13 मई को। और कब हुआ था, 13 मई 1952 को हुआ था। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, इन्फोसिस की ये ऑनर हैं, कह सकते हो आप, मालकिन कह सकते हो इनको। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जेम्स एंडरसन जॉइन एलीट 700 टेस्ट विकेट्स क्लब। तो ये आप सबको पता है, ये आप क्रिकेट देखते भी हैं और ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे आता है यहाँ पे अगला आता है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल। ठीक है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बहुत ही शॉर्ट रेंज, बोलने का मतलब है सरफेस टू एयर, और बहुत ही कम। जैसे मान लो कि हम पे कोई अटैक करे और वो छोटी सी हाइट पे हो, मतलब कम हाइट पे हो, मतलब वो जो अटैक मतलब जो भी आ रहा है हमारे पास, जो भी अटैक हो रहा है वो छोटी हाइट पे हो, तो उसके लिए है ये। ठीक है, देखो कहता है DRDO ने एक कंडक्ट करा 2 सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ वेरी शॉर्ट एयर डिफेंस अरेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल from a ground-based portable launcher of the coast of Odisha from integrated टेस्ट रेंज चंडीपुर से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसे क्या किया गया, यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, याद रखना है, ताकि मैंने अभी आपको बता दिया कि जैसे मान लो कोई लो ऑल्टीट्यूड पे कोई थ्रेट हो हमारे पास, ठीक है, तो उसके लिए ये हमारे पास काम करती है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में, आप सबको पता है। और इसका अगर हम बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, तो आप सबको पता है समीर V कमात। ठीक है, SV कमात आपको याद रखना है, इसके चेयरमैन हमें देखने को मिलते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आता है, तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला आता है NEFT रिकॉर्ड ऑफ 4.10 करोड़ डेली ट्रांजैक्शंस। ठीक है, NEFT आप सबको पता है, मतलब कि एक मोड ऑफ, ऐसा कह सकते हो आप कि पैसा ट्रांसफ़र करने का एक ऐसा ब्रांच कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हो आप यहाँ पे कि पैसे को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच। या आप सब ने जब आप फ़ोन चलाते हैं, जब आप ऐप पे जाते हैं, जैसे ICICI की आप ऐप पे जाते हैं, चाहे आप SBI की ऐप पे जाते हैं, तो वहाँ पे NEFT वगैरह के बारे में बताया होता है। तो बोला गया है कि NEFT हैज़ रिकॉर्डेड हिज हाईएस्ट एवर सिंगल डे ट्रांजैक्शन विद द पेमेंट सिस्टम प्रोसेसिंग 4.10 करोड़ ट्रांजैक्शन ऑन दैट डे। NEFT की बात करें तो ये बेटा आप देखो, समझ में आ रहा है आप सबको कि ये ऑपरेशनल है 24/7, 365 डेज ये काम कर रहा है अपने पास। और कब से काम कर रहा है, 2019 से। उसके अलावा एक आपने RTGS के बारे में भी सुना होगा शायद आपने RTGS के बारे में भी। इसका भी सेम काम है, मनी को ट्रांसफ़र करना, जो मनी ट्रांसफ़र फैसिलिटी है उसे देखना। और इसका फुल फॉर्म आता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसको, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका क्या आ जाता है आपके पास, वो आ जाता है, फुल फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। कहते हैं इन दोनों को कौन मैनेज करता है, RBI मैनेज करता है, याद रखना है आपने। और RBI की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। हम पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे आता है, आगे देख लेते हैं।
कहते हैं न्यू क्रिमिनल लॉज टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 1। अगर आपको याद हो तो इनके नाम चेंज किए गए थे, ठीक है, याद है अगर आपको तो। देखिए जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता, एक नागरिक है एक न्याय है, एक भारतीय साक्ष्य, साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस वाला। इन्होंने किस किस को रिप्लेस करा है, तो आईपीसी 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 और एविडेंस एक्ट कब का था, 1872 का। और अब ये कब से लॉन्च होने जा रहा है, तो 1 जुलाई से इसे लॉन्च यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्लियर रखना है आपने, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट डिजिटलाइज कंट्री अमंग G20 नेशंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा हमारे लिए, ठीक है। देखो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। आप सबको पता है कि दूर दूर कंट्री से जितने भी लोग हमारे पास आते हैं वो इस बात की बहुत तारीफ करते हैं कि इंडिया बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, यहाँ पे डिजिटलाइज हो चुका है। और ये बात सही भी है, सही अच्छी भी है, पर कहीं ना कहीं पे इससे थोड़े से थ्रेट भी हैं हमें। देख लेते हैं, देखो क्या कहता है। कहता है अगर हम इसके बारे में बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। अब पहला और दूसरा कौन सा है, तो यूएसए और चाइना यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंडिविजुअल यूज़र की बात करें तो इंडिया का रैंक 12वां आता है, ठीक है, याद रखना है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो चिप्स फ्रेमवर्क के अंदर एसोसिएटेड है ये, जिसके 5 पिलर है। उसमें से कनेक्ट आ गया, हार्नेस आ गया, इनोवेट करना हो गया, प्रोटेक्ट हो गया और सस्टेन हो गया। ये हमें यहाँ पर देखना है। तो इंडिया का रैंक कितना है, थर्ड। पहला किसका, यूएसए, सेकंड किसका आता है आपके पास, चाइना का, ठीक है। चलिए अब एनएसजी, जिसे हम ब्लैक कैट के नाम से जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पर्सोनल इसे कहा जाता है। इसके एक नए कौन बने हैं यहाँ पे, एक डायरेक्टर जनरल बने हैं जिनका नाम है दलजीत सिंह चौधरी। ये आपको याद रखना है। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 सितंबर 1986 को। किस एक्ट के अंदर हुई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के अंदर। और इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ दिखते हैं भाई, तो नई दिल्ली में से हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद फैक्चुअल न्यूज़ेस हैं ये वाली सारी, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं पेपर में, इसे आप देख लेंगे। कहता है इंडियाज शेयर ऑफ ग्लोबल डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम एट 46%। अभी आपने पीछे ही पढ़ा कि इंडिया डिजिटलाइज की फील्ड में हम थर्ड रैंक करते हैं, तो यहाँ पर हम ग्लोबल की बात कर लेते हैं, पेमेंट की। ये पेमेंट से रिलेटेड है पूरा का पूरा, ठीक है। तो कहता है यहाँ पे कि डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक मनाया गया कब, 4 मार्च को, जिसमें बोला गया कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह रिवील करा कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है इंडिया का, उसमें 90 फोल्ड इंक्रीज हुआ है। कितने सालों में, 12 सालों में। अब यार तुम ऐड भी देख रहे होंगे यार आजकल, वो इलेक्शन नहीं आने वाले हैं तो उसमें आता है ना बहुत सारी जगहों पे कि 12 रुपये 13 रुपये फिर 2 रुपये कैसे देंगे, तो वो सारा का सारा आपने ऐड देखा भी होगा। तो अब हम डिजिटलाइज की तरफ बहुत स्पीड में बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए कहता है रिटेल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। तो अब ये देखो फैक्चुअल डेटा है बेटा, इतना तो आपको कभी पेपर में नहीं पूछेगा कि कितना बड़ा, कितने %। हाँ आपको थोड़ा बहुत क्लियर होना चाहिए कि कितना % वहाँ पर बोल रहे हैं, 46। किसने रिलीज करा है ये, तो आरबीआई ने करा है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक चार्ट आपके पास बना हुआ है, देखो लिखा है यहाँ पे कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो पेटीएम 14%, गूगल पे 33%, फ़ोन पे 45%, मतलब फ़ोन पे की वेटेज है यहाँ पे थोड़ी सी, ठीक है। देखो उसके बाद है अमेजॉन, उसके बाद है ऑल बैंक अदर टैग, तो ये आप देखेंगे। पर बच्चा इससे थ्रेट भी है। अभी आप आगे जाकर एक चक्षु ऐप के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसका मेन काम होगा कि ऐसे जैसे आप पेमेंट कर रहे हैं, थ्रेट आना, ठीक है, एक फ्रॉड कॉल्स आना, उन सब चीज़ों से भी रिलेटेड अभी आप आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद करना है आगे वाला। आगे आता है अमित शाह ने लॉन्च करा है एक अम्ब्रेला बॉडी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या कहता है, यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन जिनका नाम है अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट करा है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ये इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तो मुझे नहीं लगता, पर क्योंकि पेपर में रह सकता है ऐसे कोई क्वेश्चन, तो आपको क्लियर रखना है ये वाला भी, ठीक है। चलिए ये देख लेंगे आप कितने बैंक के अभी और कितने नहीं, ये डेटा आप चेक कर लेंगे इसमें। अगला आता है आपके पास यहाँ पे इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो ये पिछले साल से हमारे पास न्यूज़ में है कि इस तरीके से ओपन किया जाएगा या क्या करेगा या क्या नहीं, बोला था ना पहले भी आपके पास यहाँ पे। तो देखिए कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट करा है इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस, कहाँ पर, कोलकाता में। द न्यू मेट्रो लाइन, जिसका नाम क्या होगा यहाँ पे, हावड़ा मैदान। इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसे
एस्प्लैनादे सेक्शन विल बी द कंट्रीज फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल जो कि बीनीथ अ मेजर रिवर। कहता है इट पास्ड बीनीथ द रिवर हुगली। अब हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो एक क्वेश्चन तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, इसका आंसर आएगा कोलकाता। और ये किसको सेपरेट करेगा? कोलकाता और हावड़ा सिटीज को ऑन ईस्ट एंड वेस्ट बैंक। द हावड़ा मेट्रो स्टेशन पार्ट ऑफ दिस न्यू लाइन विल होल्ड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कोलकाता कहाँ पर आता है भाई? वेस्ट बंगाल में आता है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किस किस के साथ? याद करो भाई, नेपाल, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। उसके अलावा बांग्लादेश के साथ तो एक भरपूर बॉर्डर शेयर करता है, प्लस याद रखना है आपने भूटान के साथ क्या करता है? ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो क्या करता है यहाँ पे? भूटान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला आता है आपके पास यहाँ पे, अगला करंट अफेयर देखते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फॉर टेलीकॉम फ्रॉड। मैंने आपको बताया था अभी चक्षु के बारे में बताया था ना, तो ये आपको समझना है इस तरीके से। ठीक है, आप सबको पता है फेक कॉल्स आना, पैसे से रिलेटेड पिन मांगना, ठीक है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उन्होंने क्या लॉन्च करा है? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। क्या लॉन्च करा है उन्होंने यहाँ पे? डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन among the stakeholders to curb misuse of telecom resources, cyber crime, financial fraud आ जाएगा, एंड चक्षु। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्षु वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? आंखों के लिए। तो नजर बनाए रखने वाला फैसिलिटी ऑन संचार साथी पोर्टल। अब ये पोर्टल का तो नाम आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या नाम है? संचार साथी .government.in। तो कम्युनिकेशन की फील्ड में ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। कहता है अब चक्षु क्या फैसिलिटेट करेगा सिटीजन्स को कि वो रिपोर्ट कर सकें किसको? सस्पेक्टेड फ्रॉड कम्युनिकेशन रिसीव्ड ओवर कॉल, SMS का आना। अब SMS किस पे भी आ सकता है? व्हाट्सएप पे भी आ सकता है आपको यहाँ पे। डी फ्रॉड लाइक KYC जैसे आता है ना बैंक से, भैया आपका बैंक में ये फलाना रह गया है, तो ये भी आ सकता है आपके पास। उसके अलावा बैंक अकाउंट, पेटीएम वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, इन सब चीज़ों से ये आपके पास रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, डिजिटल फ्रॉड को कंट्रोल करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करिए जिसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे? चक्षु। याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आदिति स्कीम। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई है पूरी की पूरी कि आदिति स्कीम एक्चुअली में डिफेंस की फील्ड में आई है, और इस तरीके से कि जिस बंदे के पास कोई टेक्नोलॉजी है या इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, अगर वो बताए, तो मैंने आपको बताया था कि ग्रांट इन एड दिया जाएगा 25 करोड़ का, जो कि बिल्कुल लोन की तरह नहीं है, आपको वापस नहीं करना है, पर इनको क्या करना है यहाँ पे? इस तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड करना है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए आगे आता है, ये देख लेंगे आप कितना कितना है इसमें पैसा। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है इंडिया का 100% FDI इन डिफेंस फैसिलिटी। अब पढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे पास, देख लेते हैं। देखिए, कहता है स्वीडिश डिफेंस कंपनी जिसका नाम क्या आता है आपके पास? साब। क्या नाम आता है यहाँ पे? साब। आप सबको पता होगा कि एक इनिशिएटिव चलाया गया था मोदी जी के द्वारा जिसका नाम था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। उस मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर मतलब बाकी कंट्रीज़ को अलाउड किया गया था कि भाई आप भी आकर क्या कर सकते हैं, इंडिया में इस तरीके से कोई वो खोलिए, कंपनी तो नहीं बोलेंगे, कंपनी तो कहाँ, कंपनी भी आप कह सकते हो, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलो यहाँ पर, ताकि आप इन सब चीज़ों को कर पाएँ, मतलब हम मिलिट्री के फील्ड में भी आगे बढ़ सकें। तो कहता है स्वीडिश की जो एक डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साब, उन्होंने एक अपना एक ऐसा कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने जा रहे हैं। कहाँ पर? तो वो कहाँ पर बनाएंगे? हरियाणा में। और अगर देखा जाए किस सिटी में, तो झज्जर में इसके बारे में बात की गई है। साब हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फॉर 100% FDI लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू कंपनी। और कंपनी का नाम क्या होगा यहाँ पे? साब FFVO इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो याद रखना है, स्वीडिश की कंपनी का नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, मतलब स्वीडन की कंपनी का नाम क्या आता है? उसका नाम आता है आपके पास साब, SAAB। चलिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। इसके बाद अगला क्या आता है आपके पास यहाँ पे? अच्छा ठीक है, ये वाला खेलो इंडिया एथलीट्स नाउ एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मतलब जो भी विनर्स होंगे उनको क्या दिया जाएगा यहाँ पे? उन्हें गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब एलिजिबल समझा जाएगा। तो आपको पता ही है, ऐसे तो बहुत सारे गेम्स हैं जिसके बाद आप जीतने के बाद या फिर आप अगर उसे खेल लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या कर दिया जाता है? बहुत ही जॉब वगैरह दे दी जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर इस फील्ड में भी क्या किया जाएगा? जॉब को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे
आता है आरबीआई बैंक ऑफ इंडिया उद्गम पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अब जरा वर्ड पे जोर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा पैसा जिसको क्लेम करने वाला भी कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पर्सन है, मान लेते हैं ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने पैसा वैसा डिपॉजिट करा, और होता है ना घर वालों से छुप के एक अकाउंट खोला, या फिर कोई बहुत ही अमीर आदमी है जिसके पास बहुत अंधा पैसा है, उसने मल्टीपल बैंक्स में क्या कर रखा है, अपना अकाउंट खोल रखा है और उसे खुद ही नहीं पता कि मेरा पैसा कहाँ पर है। ठीक है, उस पैसे की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा है, इन्फॉर्म दैट 30 बैंक्स आर फैसिलिटेटिंग पीपल टू सर्च देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट थ्रू अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उद्गम का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा आपके पास, तो याद रखेंगे अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है डेवलप्ड बाय आरबीआई। इसमें क्या होगा कि मतलब उन परिवारों को ढूंढा जाएगा जिनसे वो बैंक क्या है यहाँ पर एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जैसे मान लो कि कोई भी एक ऐसा हो सकता है, जैसे कई बार लोग अपना नॉमिनी भर के जाते हैं कि हाँ बैंक में मैं तो हुई हूँ पर मेरे नॉमिनी मेरे फादर हैं, इसी तरीके से आप जो भी आप लिख के जाते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो ये बहुत आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है उद्गम पोर्टल के बारे में। ठीक है, देखो कहता है यहाँ पे द अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट दैट आर अ पार्ट ऑफ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड ऑफ आरबीआई कैन बी सर्च्ड इन दी उद्गम पोर्टल। अगर हम बात करें कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ है भाई, तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे 42270 करोड़ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। मैंने आपको बता ही दिया कि जो 10 सालों से पिछले चल नहीं रहा है। और क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हो सकता है मेरे पास बहुत सारे अकाउंट हो तो मुझे पैसों का ही नहीं पता, या फिर हो सकता है कि भैया मैंने चोरी छुपे खुलवाया था पर मेरी मृत्यु हो गई, तो इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये वाला यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला करंट अफेयर भी हमारे पास, कि मतलब यूथ पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। देखो ये एक तरीके का प्रोग्राम है ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि किस प्रकार से लॉज के ऊपर बात की जाती है पार्लियामेंट में, किस तरीके से डिबेट की जाती है, उसके बारे में ये बताता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, यतिन भास्कर दुग्गल फ्रॉम हरियाणा, इनको पहला प्राइज मिला है किसमें, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में, और वैष्णा पिच्चाई फ्रॉम तमिलनाडु इनको सेकंड है। कनिष्का शर्मा इनको मिला है थर्ड प्राइज किसमें, और ये कहाँ से है, राजस्थान से। 87 स्टेट लेवल विनर्स असेंबल्ड इन नई दिल्ली फॉर द फाइनल्स ऑफ यूथ पार्लियामेंट। और ये किसने स्टार्ट करा था, मोदी जी ने स्टार्ट करा था। कब स्टार्ट करा था, तो आपको क्लियर रखना है, इसे स्टार्ट किया गया था 2017 में। जब भी हम यूथ की बात करते हैं तो हमें 2 यूथ डे बहुत याद रखने हैं। 12 जनवरी को आता है हमारा नेशनल यूथ डे, याद रखेंगे आप। और वर्ल्ड यूथ डे कब आता है, तो आप याद रखेंगे 12 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड यूथ डे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए अगला आता है इंडियन नेवी सेव लाइबेरियन फ्लैग्ड कंटेनर वेसल। ठीक है, तो गल्फ ऑफ एडन, जब आप किसकी बात करते हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन की आप बात करते हैं, तो वहाँ पर गल्फ ऑफ एडन की जब आप बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा कह सकते हो आपकी एक गल्फ है जो कि यमन और अरेबियन सी के बीच में हमें देखने को मिलता है। किसके बीच में मिलता है, क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पे गल्फ ऑफ यमन और अरेबियन सी के बीच में हमें देखने को ये मिलता है। ठीक है, तो इंडिया की शिप, मतलब जिसका नाम है कोलकाता मिशन, इसे डिप्लॉय किया गया था गल्फ ऑफ एडन में, ताकि वो कहाँ जाके रिस्पॉन्ड कर सके टू वो रिक्वेस्ट। एक रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हमारी मदद करिए बोल के, क्योंकि यहाँ पे एक ना कम्युनिटी है जिसका नाम आता है आपके पास हाउती पढ़ते हैं इसको, अभी इसे पढ़ेंगे क्या वैसे, HOUTH, हाउती ही पढ़ेंगे शायद। तो ये हाउती जो इस ट्राइब के लोग हैं, ट्राइब कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, एक एमर्जेंट ग्रुप है ये यमन का, जो कि शिया इस्लामिस्ट है। इन्होंने क्या कर दिया था, वहाँ पर अटैक कर दिया था। इसमें लगभग 23 क्रू मेंबर थे पूरे के पूरे, जिसमें से 13-12 तो इंडियंस ही थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है, उन सबको निकाल के यहाँ पे लाया गया है और उनको सेफली बचा लिया गया है। किसके द्वारा, तो हमारी नेवी के द्वारा। और कौन सी वाली कौन गया था, मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है, तो उसका नाम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, INS कोलकाता। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये वाला। ठीक है, चलिए उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, इंडियन नेवी की स्थापना कब हुई थी, 4 दिसंबर को। फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है, तो सबको पता है छत्रपति शिवाजी महाराज को क्या कहा जाता है यहाँ पे, फादर ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, चलिए अगला,
लास्ट करंट अफेयर आता है आपके पास, ये इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया गया? तो आपको याद रखना है 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस दिन की जब हम बात करते हैं तो क्लेरा ज़ेटकिन प्रपोजेस अ वुमेन डे सेलिब्रेशन एंड इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली फ्रॉम दिस पॉइंट फोर्थ दैट इज अ डे फॉर वुमेन इन 1911। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट दिवस इसे मनाया जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें जेंडर इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट, फिर वायलेंस, एब्यूज़ अगेंस्ट वुमेन, ये सब इसके बारे में यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में तो यहाँ पे अब देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए कहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है, सबको पता है एलपीजी सिलेंडर के बारे में, उसमें 100 रुपये की अब मतलब क्या कर दिया जाएगा, उसमें घटा दिया जाएगा। तो किस दिन मतलब ट्वीट करते हुए, अब ट्वीट का नाम तो ट्विटर नहीं रहा, एक्स आ गया है, पर आपको याद रखना है कि उसी टाइम पर उन्होंने ये कहा, इसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये कहा था कि जो एलपीजी सिलेंडर है उसको क्या कर दिया जाएगा, मतलब उसमें जितने रुपए भी लग रहे हैं, 800 लग रहे हैं तो 700 लगेंगे, 700 लग रहे हैं तो 600 रुपये लगेंगे। ठीक है, ये उन्होंने वहाँ पर बोला था। और आपको पता है कि पीएम उज्ज्वला योजना स्कीम है, ठीक है, सुना होगा आप सबने उज्ज्वला योजना, उसको भी 1 साल तक बढ़ाने की बात यहाँ पे की थी। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन वुमेन्स को रिप्रेजेंट करते हुए सरोजिनी नायडू हो गए, बहुत सारे ऐसे बड़ी लेडीज़ हुई जिनका बहुत बड़ा पार्टिसिपेट है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी, हर जगह पे भी, उसके बारे में भी उन्होंने बात करी थी। ठीक है, चलिए, तो ये होती हैं आपके पास सारी की सारी न्यूज़। आई होप आपको यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।